Welcome to this lecture on electromagnetic waves. In this lecture we'll see that what are electrical oscillations. Electrical oscillations, like we have in mechanical world, the oscillations of mass. Here charge oscillates. When they say charge oscillates, that means some charged particle which has a mass as well as charge will go to and fro in a certain circuit. यहाँ एक हम एनालॉजी ले लेंगे कि मैकेनिकल वर्ल्ड का एक ऑसिलेटर जो आपको सही से पता है, उस ऑसिलेटर की डायनेमिक्स पहले नोट कर लेते हैं. नाउ दिस इज एन ऑसिलेटर वेयर वी हैव अटैच्ड ए मास विद ए स्प्रिंग. ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K और जो मास है इसकी वैल्यू है M. हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर इस मास को रखा है. जब ये मास सेटल हो जाता है एक मीन पोजीशन पर, जिसको हम O कहते हैं, जहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हम उस पोजीशन से इस मास को डिस्टर्ब करते हैं. डिस्टर्ब करने का मतलब होगा कि एक एक्सटर्नल एजेंट आएगा, इस मास को स्ट्रेच करेगा या इसको ड्रैग करेगा और जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है. स्प्रिंग के स्ट्रेच होने का मतलब है इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और दैट पोटेंशियल एनर्जी यू हैव ऑलरेडी फाउंड दैट वर्क डन ऑन द स्प्रिंग फॉर स्ट्रेचिंग इट is equal to 1 by 2 kx square. 1 by 2 k here is spring constant, force per unit displacement for the spring, multiplied by x square. X is the amount of stretching you have caused from the mean position. तो ये इसकी नई पोजीशन है. जब आपने इस मास को ड्रैग किया होगा, it must have been dragged to this position. So this is how we define x. और जो ये है इसको हम यहाँ पर u कहेंगे. U is potential energy of the spring. So this is potential energy of the spring. अब इस potential energy loaded system को, जिसमें हमने एनर्जी लोड की है, जिसमें हमने एनर्जी किसी तरह से इंसर्ट की है, अब इसको छोड़ देते हैं. Now you release this mass. जैसे इस मास को आप यहां से रिलीज करते हो, ये वापस आ जाता है. अब ये सिर्फ उसी पॉइंट O तक वापस नहीं आता, ये उस पॉइंट O को ओवरशूट कर जाता है. द रीजन इज इनर्शिया, कि जैसे ही हमने मास को रिलीज किया, स्प्रिंग ने इसको अपनी तरफ खींचा. द मोमेंट इट टचेस एट पॉइंट O, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर 0 होगी, मगर बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, इट विल स्ट्रेच अक्रॉस द पॉइंट O और उस पॉइंट O को ये ओवरशूट करेगा और इट मे रीच समवेयर हियर आफ्टर इट इज रिलीज. Now once it reaches here, the spring is now trying to restore it back to the mean position. क्योंकि अब स्प्रिंग को जो दबा रहा है, उसको दबाने में जो इसके पास एनर्जी है 1 by 2 kx square, that is now trying to again stretch it. स्प्रिंग को दबाने में वो एनर्जी हम स्पेंड करते हैं. सो जैसे इस पोजीशन पर आप देखेंगे कि स्प्रिंग का जो पोजीशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, that spring will be now compressed one, not the stretched one, and this compressed spring, which is like this, highly compressed spring, has again stored the energy जो available थी. That energy has been given to the spring. So what we see कि we have seen a conversion process, जिस conversion process में जो इसके पास यहाँ पर potential energy है, उस potential energy को इसने transform कर दिया into kinetic energy. And that kinetic energy is what makes the mass to move with a velocity v from this point to this point till the time it comes to rest at this point. जब यहाँ पर rest में आ जाता है, फिर से that kinetic energy has been reduced to 0. So I write another energy here, जो kinetic energy है इस spring mass system का, which I call as the energy, say E. This kinetic energy becomes equal to 1 by 2 mv square. M is mass, v is the velocity which it has acquired. So that potential energy which it had here, वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम थी, उसको आपने अब चेंज करना शुरू किया. जो उसकी मोशन यहाँ की तरफ होने लगी विद ए वेलोसिटी v, उसको आपने चेंज कर दिया इनटू काइनेटिक एनर्जी टिल द टाइम इट कम्स टू रेस्ट हियर. यहाँ ये एक मोमेंटरी रेस्ट में आ जाता है
its kinetic energy has again become equal to 0. फिर यहां से एक और जर्नी स्टार्ट होगी. Now this kinetic energy which has become 0 has been converted into potential energy will again push the mass back. जब ये वापस जाएगा फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा. Now this will be an opposite motion कि ये मास यहां की तरफ जाएगा, इधर आके रुक जाएगा, फिर यहां मोमेंटरली फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी एंड इट विल कम बैक. So in all, if we see at any point of time what is total energy of this system, the sum total of this energy which is equal to 1 by 2 kx square plus 1 by 2 mv square is not going to change. The sum total will remain constant. Yes, there will be transformation of energy. So transformation of kinetic energy into potential, of kinetic energy into potential energy and vice versa. So this is simply to be seen as a transformation process in which the potential energy gets converted into kinetic energy and kinetic energy is again converted into potential energy. This cycle goes on. अगर हमारे पास इस प्रोसेस में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स या एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, दिस प्रोसेस कैन गो ऑन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज हमारे पास कोई भी ऐसा डिसिपेशन नहीं है एनर्जी का जो सिस्टम से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करे, और उस एनर्जी को जो वो एक्सट्रैक्ट करता है वो एक एनर्जी अगर इरिवर्सिबल तरीके से एक्सट्रैक्ट की गई कि सिस्टम से ली गई और सिस्टम को वापस नहीं दी गई, दैट में स्लोली कॉज द डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी इन द सिस्टम. अगर हम डे टू डे लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट करें, ऑल्दो ये कहना फ्रिक्शन इज 0 इज सिंपल इन थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिस में इस चीज को रियलाइज करना इज नॉट दैट इजी. सो वी सी कि इन ए यूजुअल प्रैक्टिकल सिचुएशन इफ वी प्लेस द मास, now what this mass does, its first oscillation is a very lofty oscillation from this point to this point. Second one will be slightly lesser, वो यहां से लेके यहां तक. Third one will be still more lesser, यहां से लेके यहां तक. So you are seeing कि slowly जो इसकी oscillations हैं, these oscillations become smaller in magnitude. I mean, दो उनका जो displacement है from mean position to the extreme position वो कम होता जाता है and the mass may come to rest at its mean position again. Reason was कि energy was being extracted from this system by the force of friction. जो friction इसके बीच में और इस surface के बीच में act करेगा. Yeah, there could be some dissipation here at the point of contact of spring with the support, or there could be some air resistance which was fighting against the motion. तो ये सारी चीजें जो है ये ध्यान में रखते हुए हम ऐसा कर सकते हैं that we can write an equation of motion for this system. वो equation of motion कुछ ऐसा होगा that the moment I say F is equal to minus kx, you realize that F is the restoring force which is acting on the mass always and k is spring constant. और जो ये है this is Hooke's law. Hooke's law is an applicable equation in this case assuming कि spring does follow the law. अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं that F is mass multiplied by acceleration. Acceleration अगर आपको याद हो is written like this, that the second derivative of displacement, so mass into acceleration is equal to minus kx. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं mass into acceleration d2x by dt2 is acceleration plus kx is equal to 0. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं second derivative of x with respect to time plus k by m into x is equal to 0. ये जो इक्वेशन है, this equation is a second order differential equation in x. Or what's x? X is displacement of the mass with respect to mean position. Now if you see that if I put a ratio ओमेगा स्क्वायर आई पुट इक्वल टू k by m, ये ओमेगा स्क्वायर जब मैं टेस्ट करूंगा कि ये डायमेंशनली क्या क्वांटिटी होनी चाहिए बाय फाइंडिंग कि अगर मैं एक तरफ k ले लेता हूं, k इज फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी तरफ मैं मास ले लेता हूं m, तो लेट्स ट्राई आउट कि ये जो k by m रेशियो है, इस k by m रेशियो का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा. द डायमेंशनल फॉर्मूला हियर विल बी दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस.
फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इनटू जो मास है इट इज 1 बाय मास. So what I get is force is m1 L1 t raised power minus 2 divided by distance is L raised power 1, mass is m raised power 1. So you will get m raised power 0, m raised power 0, L raised power 0, t raised power minus 2. If you remember that m raised power 0, L raised power 0, t raised power minus 1 is the dimensional formula of frequency, then t raised power minus 2 becomes the dimensional formula of frequency square. So in that sense, जो k by m का dimensional formula होगा, it will be same as frequency square. So ये जो omega है, this is definitely a quantity which has the dimensions of frequency, and omega square has the dimensions of frequency square. And once I substitute, I get second derivative of x with respect to time plus ओमेगा स्क्वायर x is equal to 0. और याद रखें कि ओमेगा स्क्वायर is equal to k by m. Now what does this omega square give us? It gives us the number of oscillations which this spring mass system can make over a period of time. That means अगर हम 1 सेकंड में लें that what would be the number of oscillations? तो आपको याद है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो ओमेगा की वैल्यू है that value is equal to 2 pi n. That way n here is frequency. N is frequency, which means number of oscillations carried out per second. So 2 pi n whole square becomes equal to, this becomes equal to omega square. That is, so 2 pi n में omega square को substitute कर रहा हूं. So and this is equal to k by m, or 2 pi n is equal to square root of k by m, or n which is frequency of this system, number of oscillations carried out per second, becomes 1 by 2 pi under root of k by m. This expression we have obtained by using a simple mathematical analysis of this situation. अब देखिए, if we go by the electrical oscillations, यहाँ जो चीजें हैं they are very clear because you have seen something happening on the ground. You have seen something happening in the laboratory, or you can perform this experiment very simply. Electrical oscillations are slightly complex in this regard, क्योंकि जो चार्ज है और जो पार्टिकल्स हैं उनके इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते. So here you can literally see a mass oscillating left and right or to and fro. You can count the number of oscillations which it makes per second. But in case of electrical system, you might have to trust the mathematics and trust the situation which is happening inside, or you can record some values in the manner of using some instruments. जैसे आप एक एमीटर यूज कर सकते हैं, एक वोल्टमीटर यूज कर सकते हैं, and so on. So let's do the analogy of this. इसी प्रोसेस का अब हम एक प्रोसेस लेंगे जो इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग है. So electrical analog of this oscillator would mean we are now setting charge into oscillation. In electric circuits, एक device जिसको हम capacitor कहते हैं, this capacitor is capable of storing charge. Now storing charge is something like storing potential energy. So I have a capacitor here. इस capacitor को मैंने एक बैटरी से चार्ज किया हुआ है. So ये capacitor है, एक बैटरी से चार्ज किया है, और यहाँ एक कॉइल मैंने इसके साथ लगा दी है इन पैरेलल विच इज एन इंडक्टर. जो बैटरी मैंने यूज की थी इसको चार्ज करने के लिए, विच वाज समवेयर हियर, अ बैटरी लाइक दिस, दैट बैटरी आई एम नॉट शोइंग नाउ, एंड आई अज्यूम कि देयर इज अ चार्ज विच कैपेसिटर हैज स्टोर्ड as per its capacitance, that is equal to Q. So this is a charge Q. Obviously the charge will be plus Q on one of the plates and minus Q on another plate. Now a capacitor carrying charge is a storehouse of electrical energy. I call that electrical energy as UE, electrical energy stored on the capacitor, जिसका आपको पता है it is 1 by 2 into Q square by C. आप इसकी और भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे 1 by 2 QV या 1 by 2 CV square. I am using the form 1 by 2 into Q square by C. So इस चार्जर कैपेसिटर को मैं एक कंपैरिजन करूंगा इस स्प्रिंग के साथ
कि जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ दिया, वैसे आप समझ लें कि वी हैव लेफ्ट द कैपेसिटर आफ्टर चार्जिंग इट टू गेट डिस्चार्ज। डिस्चार्जिंग हेयर इंडिकेट्स कि अब ये एनर्जी किसी और डिवाइस को दे सकता है, और वो डिवाइस ये है। This is a capacitor of capacitance C. This is an inductor of inductance L. Inductor आपको पता है is a coiled conductor, and sometimes to increase its inductance, self inductance, we can use a ferromagnetic core inside it. तो imagine कि आपके पास एक रॉड है, उसमें फेराइट एक या आपने कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है, और a number of copper wires turned on it which are insulated. That's an inductor. The moment we come to connect it like this, यहां से एक चार्ज का फ्लो स्टार्ट होता है. That flow of charge, which I assume the direction of positive charge, in this way it starts making a current through the inductor. और इंडक्टर की एक ये प्रॉपर्टी है कि जैसे इसके थ्रू करंट पास हो, ये उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. That way this inductor will now start producing magnetic lines of force. ये जो रेड डॉटेड लाइन है, ये एक मैग्नेटिक लाइन है. जो रेड डॉटेड लाइंस हैं, they are the magnetic lines which are building up as the current starts increasing through the inductor. So as soon as you see that current starts passing and increases through the inductor, and energy comes to exist inside the inductor 1 by 2 into Li square. What's L? L is coefficient of self-inductance. What's I? I is current passing through the inductor. We are now finding कि जैसे जैसे कैपेसिटर से चार्ज निकल के करंट की शक्ल लेता है इंडक्टर के थ्रू और मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होता जाता है, वी सी दैट देयर इज नाउ कन्वर्शन ऑफ the electrical energy stored on the capacitor into the magnetic energy stored in the inductor. This conversion is like the conversion of potential energy into kinetic energy. Now this conversion does not go on infinitely. जैसे आपने देखा यहाँ पर कि once the mass reaches a certain extreme value, ये वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर वापस मुड़ जाता है. In electric phenomena, there is a very beautiful process. The process is कि जब भी आप एक changing current को, not a constant current, जब भी आप एक changing current को एक inductor के through pass करते हो, something comes into existence that is what we call as induced EMF. और इस induced EMF को हम कैसे लिखते हैं? Here it is minus L into di by dt. So here I want to make it clear that this induced EMF is not determined by a steady current. ये अगर एक करंट स्टडीली पास हो रहा है इंडक्टर के थ्रू, दैट वे आई इज कांस्टेंट, उससे हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप नहीं हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज ए चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर. एंड कैन यू इमेजिन कि व्हेन डज दिस चेंज बिकम मैक्सिमम? व्हेन द चेंज ऑफ करंट बिकम्स मैक्सिमम, एट दैट टाइम you will see that there will be the highest or maximum value of EMF. So imagine the situation like this now. ये हमारे पास एक और स्टेज है इसी प्रोसेस का. इस स्टेज में क्या हुआ है कि जो कैपेसिटर है, इस पर जितना भी चार्ज था वो चार्ज अब एग्जॉस्ट हो गया. So that way we have the capacitor having no charge anymore. So it's जो इस पर प्लेट्स पर चार्ज था प्लस प्लस प्लस, that has gone and it has dilute, it has actually liquidated the charge minus. या यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स आस्ता आस्ता गए, उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को, ये इलेक्ट्रॉन्स ने इस पॉजिटिव चार्ज को आस्ता आस्ता खत्म किया. So stage comes that Q is equal to 0 on this capacitor, or here we have inductor at that stage. जो इंडक्टर है at that stage, it is finding that it has the maximum magnetic field which it has produced. तो जिसका स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का, दिस इज प्रोबेबली द हाईएस्ट पॉसिबल जो आप इस चार्ज से डिराइव कर सकते हो. तो एट दिस स्टेज वी कुड सी कि इट इज समथिंग लाइक दिस कि देयर हैज बीन नाउ एग्जॉस्शन ऑफ द पोटेंशियल दिस चार्ज ऑन द प्लेट्स एंड द मैग्नेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द इंडक्टर हैज रीच्ड द हाईएस्ट वैल्यू. यहां जब करंट अब रिवर्स करने की सोच रहा है, बिकॉज देर इज नथिंग विच कैन कैरी द चार्ज बियॉन्ड दिस पॉइंट, बिकॉज कैपेसिटर पर चार्ज है ही नहीं. सो देर इज नाउ ए रिवर्सल. उस रिवर्सल में क्या होगा कि जो ये प्लेट पहले पॉजिटिव थी, द प्लेट विच वॉज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज विल बी नाउ बिकमिंग
a negatively charged plate. So see, another stage will be like this कि जो कैपेसिटर हमारे पास है, इस कैपेसिटर में जो हमारे पास इनिशियली चार्ज था इस शक्ल से कि यहां पॉजिटिव था यहां नेगेटिव था, देयर इज नाउ ए रिवर्सल इन दिस. ये अब नेगेटिव बिल्डअप हो जाना शुरू हो जाता है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज शुरू हो जाता है. वेयर डिड दिस चार्ज कम फ्रॉम? कि जो ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड थी इंडक्टर में, दिस मैग्नेटिक एनर्जी स्टार्ट्स नाउ गेटिंग कन्वर्टेड बैक इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो पहले मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिखाया, अब मैं यहां पर थोड़े से मैग्नेटिक लाइंस दिखा रहा हूं. दैट मीन्स सम ऑफ दिस एनर्जी विच वाज मैग्नेटिक एनर्जी ये वापस कन्वर्ट होगी इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लेकिन ड्यूरिंग दिस कन्वर्शन देयर वाज ए रिवर्सल ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर. दिस रिवर्सल सिग्निफाइज समथिंग लाइक दिस कि पहले अगर चार्ज यहां था ये इधर जा रहा था फ्रॉम, अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की मोशन हम लें, so they were going in this direction. Now they are returning back from this direction and coming back here. So in this sense, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले यहां थे, पहले इन्होंने यहां से एक ऐसा पाथ लिया, पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया. Then this was the stage 2. Stage 3 में अब इसकी वजह से, इस इंडक्टर के जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज अब उल्टी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा. So earlier there were electrons here moving in this direction, पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन. नाउ इट इज द रिवर्स वे. अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब यहां से ऐसे जा रहा है. अर्लियर पॉजिटिव चार्ज वाज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज अब ऐसे फ्लो करना शुरू करेगा थोड़ी देर बाद, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहां स्टोर्ड थे, दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉन इन दिस मैनर. सो आई होप दिस रिवर्सल व्हाट इट मींस, इट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है, पहले इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ऐसे, सो इट वाज ए क्लॉकवाइज. Now the electrons will be moving anti-clockwise, then again clockwise, then again anti-clockwise, again clockwise. अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, so this process can continue forever. लेकिन जो दो फैक्टर्स इस प्रोसेस को आस्ता आस्ता किल करते हैं, पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस इन द सर्किट which is present in the plates of capacitor as well as in this inductor. और दूसरा जो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक अगर आपने यूज किया है, उस डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन, जो उसके मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिएंटेशंस को चेंज करते रहते हैं, these two factors lead to probably depletion of energy. So maybe आउटकम वैसा ही होगा जैसे हमने इस केस में डिस्कस किया, वहां फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस थे, यहां पर डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन और रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, or resistance can be present in the wires as well as capacitor plates also. So that way this is not probably going to be a process which will carry on forever. This process may slowly slow down and energy may get dissipated from the circuit to the form of heat produced due to resistance, and some other forms it may be lost inside the dielectric. But that way we have to assume initially कि अगर एक आइडियल सर्किट है जिसको अब हम एक एलसी सर्किट कहते हैं या टैंक सर्किट कहते हैं, अगर ये आइडियल है, then these oscillations can work for all the times. So here at this stage now you see कि अब एक और प्रोसेस रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स अब ऐसे फ्लो करेंगे. सो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे, पहले एक जीरो स्टेज आएगी, फिर इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज फिर आ जाएगा, फिर एक और साइकिल स्टार्ट होगा जिसमें फिर से इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स डायरेक्शन में चलते जाएंगे. सो यू आर सेटिस्फाइड दैट एन ऑसिलेशन हैज बीन सेट अप. Electrons are moving to and fro in this circuit, and that to and fro motion of the electrons is oscillation of charge. Very important to understand is कि what triggered the reversal. Reversal को trigger करने के लिए जो ये induced EMF है, ये एक बड़ा important role play करता है. You can understand कि when does the maximum change in the current take place. देखिए अगर आपके पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक दीवार की तरफ जाता है, इस दीवार को हिट करता है और यहां से बाउंस ऑफ हो जाता है. दिस इज द वर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दिस सेंस कि जो वेलोसिटी इसकी थी पहले पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन, इफ इट वाज पॉजिटिव, यहां हो गई माइनस वी. अगर ये उसी वेलोसिटी से आया, या सपोज पहले यहां थी वेलोसिटी v1, यहां थी माइनस v2. व्हाई आई एम टेकिंग इट एज माइनस v2? बिकॉज इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. डू यू अंडरस्टैंड दैट एट दिस पॉइंट व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? The change in velocity will not be simply v1 minus v2, but it will be v1 minus v2.
So that way, this becomes v1 plus v2. You can see this is a huge change because the change in velocity is not the subtraction of velocities now, it is the addition of velocities. In the similar manner, the maximum reversal of current takes place जब current पहले चल रहा था एक डायरेक्शन में, so the current was going in this direction, forward direction, फिर reverse direction में आना शुरू हो गया. So at that time, if current was I in the circuit, over that period of time, delta t, the change in current will be I minus minus I. अगर reverse direction में भी उसी magnitude से चलता है, जिस magnitude से पहले चल रहा था, so it will be twice I. So you have to understand that this is the factor which is actually triggering that there will be a strong EMF, induced EMF in the circuit at the time of reversal of the current. Because this induced EMF is proportional to the rate of change of current, not to the current, to the rate of change of current with respect to time. And that way, what we find now is some transformation of equations जो हम कर सकते हैं mathematically. Let's go to that. So we have the equation for LC circuit now. जो LC circuit है, इसके लिए हम एक equation लिख सकते हैं. If I say that there is an EMF or a potential difference across the plates of the capacitor which is equal to, आपको याद होगा, for a capacitor we have Q equal to V into C, so we have V equal to Q by C, which gives कि at a moment when charge on the plates of capacitor is Q, what is the potential difference across its plates? That is Q by C. If I say that this potential difference across the plates is probably opposed by the induced EMF, क्योंकि induced EMF हमेशा एक reverse direction में होगा. So at every point of time, जैसे जैसे ये charge current में तब्दील होता है इंडक्टर में, there is a value di by dt. उस di by dt को अगर मैं इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करूं, I come up with an induced EMF. So the two will be equal and opposite to each other. So अगर आप Kirchhoff's rule की बात करते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं, and I go to traverse a loop in this circuit, that loop will be like this, कि whatever is the value of EMF here, that value will be opposed equally by the value of EMF here. So I have a relation. The relation says that whatever is the EMF on the plates of capacitor, that will be equal and opposite to the EMF which will be induced due to the changing current in the inductor. So I get something like this, that Q by C, which is EMF on the plates of the capacitor, is equal to minus L into di by dt. You can understand that there is an opposite nature of this EMF and this EMF. So I can write this as Q by C plus L into di by dt is equal to 0. You remember that I is equal to dq by dt, dq by dt. So I bring dq by dt here. This becomes Q by C plus L into, ये हो जाएगा d over dt of dq by dt. क्योंकि जो I है, that is equal to dq by dt is equal to 0. I can write it further like this. तो मैं पहले ये टर्म लिख रहा हूँ. So this will be L into d2q. ये हो जाएगा second derivative of q with respect to time plus q by c is equal to 0. So I have d2q by dt2 by dt2 plus q by lc is equal to 0. अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे, this is as we wrote earlier an equation जहां हमने देखा second derivative of x with respect to time. Now this is second derivative of charge with respect to time. So this second derivative of charge with respect to time can be written like this. So we have second derivative of q with respect to time plus 1 by lc into q is equal to 0. अब ये जो 1 by lc है, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से 1 by lc को रिप्लेस कर दूं, what I get d2q by dt2 plus omega square q is equal to 0. And this relation, which is second derivative of q with respect to time plus omega square q, is second order differential equation. जिस second order differential equation में हम देखते हैं कि जो omega square है, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 by lc के बराबर. अगर आप फिर से वर्कआउट करोगे, that you take the dimensions of
L, you take the dimensions of C and get this factor. आप देखोगे कि this factor will be frequency square. So I have a relation omega square equal to 1 by LC, और omega is equal to 1 by square root of LC. Omega को मैं 2 pi n लिख सकता हूँ. So 2 pi n is equal to 1 by square root of LC. From here I get n equal to 1 by 2 pi into square root of LC. Sorry, in the denominator it will be so. So I get from here. So from here I get n equal to 1 by 2 pi into 1 by root LC. ये जो relation है, this relation is something like this, कि अगर हमारे पास एक मैकेनिकल ऑसिलेटर था, उस मैकेनिकल ऑसिलेटर में हमने देखा फ्रीक्वेंसी n becomes equal to 1 by 2 pi into under root of k by m, but here it is 1 by 2 pi into 1 by under root LC. So this will be the frequency of oscillations जो एक LC सर्किट हमें दे सकता है. From this expression you observe कि जो ये expression है, that frequency n of the LC circuit is equal to 1 by 2 pi into under 1 by root of this. तो आप यहाँ देख सकते हो कि you could have changed the frequency which it will produce by changing the value of L or C. That's how we can in practical applications use either a variable inductor or a variable capacitor to tune this frequency. Tune the frequency means कि जो आपकी desirable frequency है उसकी वैल्यू को आप एक्वायर कर सकते हैं, एंड वंस यू हैव सच अ काइंड ऑफ सेटअप जिसमें आप L या C को बदल के अपने डिजायर या अपने चाहत की फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, दिस सर्किट बिकम्स एन इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, और इसको हम कई बार एक फंक्शन जनरेटर भी कहते हैं. दैट मीन्स इट इज जनरेटिंग ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी विच वी डिजायर फॉर यूजिंग इन लेबोरेटरी और अदरवाइज. नाउ दिस होल प्रोसेस brings in something again very important. वो ये है कि can we make some analogy between the electrical circuits and the mechanical circuits? There is a very strong analogy जो आपको काफी help करेगा बाद में in solving the problems on this and sometimes for developing some more equations. वो analogy जो process है that is like this, कि अगर मैं एक तरफ mechanical quantities लिखता हूँ, so these are mechanical quantities coming from the mechanics, and these are electrical quantities. What I saw earlier during this discussion कि जब हमने एक displacement x की बात की, यहां पर हमने उसको चार्ज से रिप्लेस किया. That way dx by dt जो velocity बनता है dx by dt, उसका एनालॉगस इक्वेशन इलेक्ट्रिसिटी में I है करंट विच इज इक्वल टू dq by dt. और ये जो करंट है, दिस करंट कैन बी द चेंजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टाइम, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम. फिर हमने यहां पर एक रिलेशन लिखा दैट इफ आई से n इज इक्वल टू 1 by 2 pi into under root of k by m. Here in electricity we have n is equal to 1 by 2 pi into 1 by root LC, which I can write 1 by 2 pi into 1 by root L into root C. देखिए यहाँ दो इक्वेशंस हैं या दो वैल्यूज हैं, 1 by 2 pi into under root K by under root M. तो मैं एक कंपैरिजन करता हूं. The comparison is that I compare mass of this with the value of under root L, and I compare 1 by root C with root K. तो मैं दो analogous equations लिखता हूं. I compare the mass in mechanics to self-inductance in case of the electrical system. So if mass determines the mechanical inertia, that how we can displace a body easily or with difficulty, the value of L determines electrical inertia. It tells कि एक सिस्टम में करंट को ग्रो करने के लिए कितना हमें अपोजिशन मिलेगा. दैट अपोजिशन इज द वैल्यू ऑफ L. एंड इफ आई नाउ मेक ए रिलेशन, जैसे हम लिखते हैं m into v in mechanics as linear momentum m into v. Here you remember that L into I is
the magnetic flux, if you remember. So L को मैंने M की जगह यूज किया और I को V की जगह यूज किया है. Similarly, if I write here force is now the rate of change of linear momentum. So I have force F equal to d over dt of mv, if you remember, which I can also write as m into dv by dt. Force is which drags the matter. So here what drags the charge is an EMF, and that EMF जिसका magnitude होगा that will be given by d over dt of Li, which I can also write as L into di by dt. So it looks like this कि m into dv by dt, L into di by dt. M is analogous to L and V is analogous to I. Then if I write here the value of electrical work. So what is work? Work is force into displacement. So here what I'll have, that I have work W equal to force into displacement F into X. But here I have electrical work which will be the product of फोर्स को मैं ईएमएफ से रिप्लेस करता हूं या पोटेंशियल डिफरेंस से रिप्लेस करता हूं, और जो एक्स है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय चार्ज. तो आपको याद होगा W इज इक्वल टू Q इंटू V इज ए वेरी कॉमनली यूज्ड इक्वेशन इन इलेक्ट्रिसिटी. Similarly, we can think of now the kinetic energy and the potential energy. But before I go to that, now another quantity we have, that is K, जिसको हम यहां स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और K की वैल्यू आपको याद होगी, that is F by X. यहां पर जो K का एनालॉजी बनेगा वो बनेगा कि F को मैं रिप्लेस करता हूं, जो F है दैट आई रिप्लेस विद पोटेंशियल डिफरेंस या EMF, दैट इज V डिवाइडेड बाय X को मैं Q से डिनोट करता हूं. And this V by Q quantity becomes 1 by C. So 1 by C, that is reciprocal of capacitance, plays the same role in electricity that of the spring constant in mechanics. And you can see from here that 1 by C will be replacing it. Yeah, it will be equal to V by Q because V is equal to Q into C. वो आपको पता है. Now we go finally to work out two relations जो बड़ी important है हमारे लिए. One relation is that what is potential energy of a mechanical system. जैसे आपने अभी spring mass system देखा, the potential energy is equal to 1 by 2 K X square. देखिए अब इसकी analogy बना लेते हैं. Here I call it as U E electrical energy. तो ये हो जाएगा 1 by 2 into K. K you understand is 1 by C into 1 by C, or X square you understand is Q square. So this becomes 1 by 2 into Q square by C. Are you get it? So that way we can make now analogy from these equations. We can write the equations for electricity. Even अगर आपको ये equation याद भी नहीं है, you are able to derive it. Similarly, अगर हम यहाँ kinetic energy की बात करें, that kinetic energy which we write as 1 by 2 mv square becomes here the magnetic energy, and that magnetic energy is 1 by 2 into, देखिए mass की जगह आपको याद होगा L, और V की जगह मैं लिखूंगा I, Li square, and this is the magnetic energy stored in an inductor. And if we see what is total energy here, total energy, it is sum total of kinetic energy plus potential energy. So it is plus 1 by 2 mv square. Here we have the total energy. So this is total energy which I can write. I can denote it by simply E. So this would be U total or E. This total energy is 1 by 2 into Q square by C plus 1 by 2 into Li square. And it is this transformation that electrical energy or electrical part is transformed into the magnetic energy. Magnetic energy is transformed into electrical energy, which makes an electrical oscillation. In case of the mechanical system, it is the conversion of potential energy into kinetic energy and kinetic energy into potential energy which makes the mechanical oscillation. So the frequency as such in both cases we have derived. यहाँ पर अगर हम frequency की बात करें, that what will be frequency of that oscillation which I call as n equal to 1 by 2 pi into under root of k by m. Here that oscillation which is set up in the circuit will be n equal to 1 by 2 pi into under root of 1 by LC. अब ये जो दोनों relations हैं, these relations can be utilized for solving some problems, and we can get the values of LC to determine N, or get N and C to determine L, and so on. Same is true here.
our emphasis is definitely on this side, not on this side. ये जो हमारी previous knowledge है mechanics की, that can help us out, क्योंकि आप already mechanical equations याद रखते हैं, तो उनसे आप analogy को use करके electrical equations बना सकते हैं. If we have now a system here where there is no resistance, and resistance is in the wires and the inductor, and there is no energy dissipated by the dielectric, so which will say that there is no dielectric loss. अगर ये दो फैक्टर्स नहीं हुए, जो इसका वेरिएशन होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो इसका एम्पलीट्यूड होगा इस ऑसिलेशन का, दैट विल बी लाइक दिस. अगर ये दो नहीं हुए, लेकिन इनकी प्रेजेंस में क्या होता है कि स्लोली द एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिकेइंग. दैट मीन्स जिस ऑसिलेशन ने ऐसे स्टार्ट किया था, दिस इज व्हाट वी सी, दिस ऑसिलेशन ने पहले इस एम्पलीट्यूड से स्टार्ट किया था, इसका जो एम्पलीट्यूड है स्लोली कम होता जाए. Don't change the frequency. Frequency will not change. The amplitude will go on decaying. So there will be a decay factor here, जिससे amplitude कम होता रहेगा. Same is true here. अगर हम mechanical oscillations में देखें, that if there is no air resistance and friction, जो oscillation होगी, that will be a sustained oscillation with the constant amplitude like this. लेकिन in presence of air resistance and friction, it will be like this. So this is how we call a damped oscillation. So this is a damped oscillation, and this is an undamped oscillation, and this one is a damped oscillation. Damped. So what causes the damping? This is a damped oscillation in the electrical circuit. What causes it is the loss of energy due to resistance of plates of capacitor, connecting wires, and the inductor coil, and the polarization of dielectric. So if you get these factors out, we have the oscillations of this type, which will be undamped. But somehow it is not so simple to get these factors out. So over a period of time, you will understand something what we call as the oscillator feedback, जिस feedback की मदद से हम इन oscillations को sustained oscillations बना सकते हैं of equal amplitude जैसे ये है. So this could be the outcome of an oscillator given the feedback mechanism. But that will be a part of the theory later in electronics. So right now in this lecture, what we have understood, we have first understood that it is possible to make mechanical oscillations by transformation of kinetic energy into potential energy and the vice versa. It is possible to copy this type of situation in the electrical world by talking about the electrical energy and magnetic energy. The conversion of electrical and magnetic energy gives us electric oscillations of the frequency n equal to 1 by 2 pi into 1 by root LC, whereas in the in the mechanical world, if we take a device like a spring mass system, the frequency would be 1 by 2 into under root of k by m. We have understood that it is the induced EMF whose value becomes maximum when rate of change of current di by dt is maximum. It triggers the reversal of current in an LC circuit, which makes the charge to oscillate to and fro on the capacitor plates. And the outcome of this charge oscillation is an electromagnetic wave, as in the mechanical world, the outcome of the mass oscillation is a mechanical wave. And how we come further with more properties of electromagnetic waves, that is in the coming lectures to see. Thank you.